हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम फोल्डर स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। थोड़ा हम बड़ा कर लेता हूँ मैं इसको। फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होता है कि हमने लास्ट वीडियो में क्या करा था, वीट की मदद से ना रिएक्ट को इंस्टॉल किया था। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर लेता हूँ npm run dev, ये कमांड है। तो अपने फोल्डर में यहाँ जाके ये कमांड डाल दीजिए, तो मेरा ये फोल्डर चल जाएगा। रिएक्ट जेएस की ये चल जाएगी। यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसमें ऑटोमेटिकली दे रखा है, ठीक है। हालांकि मैं ये बताने वाला हूँ कि ना रिएक्ट के अंदर जो है वो फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होता है। बात कर लेते हैं पहले रिएक्ट नोड मॉड्यूल की बात, ठीक है। क्योंकि यार फोल्डर स्ट्रक्चर के ना एक्चुअली क्या है, इसलिए बता रहा हूँ कि आप जब इंटरव्यू में जाते हैं तो वहाँ जाके फोल्डर स्ट्रक्चर बताना होता है। कई बार क्वेश्चन कर लिया जाता है कि फोल्डर स्ट्रक्चर रिएक्ट का क्या है। तो एक आइडिया होना चाहिए कि रिएक्ट के फोल्डर स्ट्रक्चर में क्या होता है। कई बार ये बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं नोड मॉड्यूल की। देखो, नोड मॉड्यूल क्या होता है कि जितने भी पैकेज आपको इंस्टॉल करते हो ना किसी भी चीज़ के लिए, पैकेज माने कि एक लाइब्रेरी या फिर यूजफुल फाइल, या जैसे कि अब मुझे ऐड टू कार्ट करना है तो किसी ने वो फाइल लिख रखी होगी, तो मैं क्या करता हूँ npm करके उस फाइल का नाम लिख के इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो जो भी पैकेज इंस्टॉल करता हूँ, ये जहाँ तक कि रिएक्ट भी है वो इस पैकेज के अंदर है। अगर आप देखेंगे तो वीट है ना, और रिएक्ट भी आपको इसमें मिलेगा। जितने भी पैकेजेस आपको इसमें मिलते रहेंगे। तो सारे पैकेज जितने भी इंस्टॉल होते हैं, बेबल वगैरह सब यहाँ आपके नोड मॉड्यूल में मिलते हैं। और एक और बात कि रिएक्ट को जब हम किसी दूसरे को शेयर करते हैं तो हम नोड मॉड्यूल नहीं देते। नोड मॉड्यूल को हम डिलीट कर देते हैं, तब हम देते हैं। अगर फाइल शेयर करनी हो तो कभी भी आप नोड मॉड्यूल नहीं देंगे, उसको डिलीट कर देंगे और वो फाइल आप किसी को ट्रांसफ़र कर देंगे बिगर नोड मॉड्यूल की। क्योंकि इसके अंदर ना बहुत सारे पैकेजेस होते हैं और आप अगर किसी और को देंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। और इसको क्या करेगा, दूसरा बंदा ले लेगा इसको, और इसको आप डिलीट कर देंगे नोड मॉड्यूल पैकेज को। तो वो क्या करेगा, npm इंस्टॉल नाम से कमांड डालेगा, आप उसको बता दीजिएगा, वो कर लेगा सारा। और ये स्टार्ट करने की कमांड है, तो ये हो जाएगा। तो बाकी सारी चीज़ें तो ईजी होंगी। बात करते हैं पब्लिक फोल्डर की। पब्लिक फोल्डर के अंदर क्या है ना सॉरी, पब्लिक फोल्डर के अंदर क्या है कि ना सारे जितने भी हमारे पब्लिक फाइल्स होती हैं। पब्लिक फाइल्स मतलब जैसे CSS की फाइल हो गई, ठीक है, हमारी इमेजेस फाइल हो गई। अच्छा, CSS की हो गई या इमेजेस हो गई, ज़्यादातर हम इमेजेस वगैरह ये जितने भी चीज़ें हैं ना, हम जो भी सोर्स हमारी फाइल्स होती हैं वो हम पब्लिक के अंदर रखे हैं। इमेजेस वगैरह रखते हैं यहाँ पर। जैसे ये वीट का लोगो है, तो हमने क्या कर रखा है, इस वीट वालों ने फोल्डर के अंदर, पब्लिक के फोल्डर के अंदर डाल रखा है। ये पब्लिक फोल्डर के अंदर क्या होता है, जैसे आपकी PDF फाइल हो गई, इमेजेस फाइल हो गई या दूसरी फाइल अदर फाइल हो गई, वो पब्लिक फोल्डर के अंदर आती हैं। बात करते हैं SRC फोल्डर के अंदर। SRC क्या होता है, सोर्स होता है। सॉरी, SRC में क्या है आपका, ये सोर्स फाइल होती है। जितने भी एसेट्स होते हैं वो यहाँ रहते हैं। मतलब आप अगर इमेजेस डालना चाहे, ठीक है, अगर आप इमेजेस डालना चाहें तो इस फोल्डर के अंदर डाल सकते हैं और हम एक्सेस कर लेंगे, ठीक है। ये एक अलग सी चीज़ है, मैं इसमें फोल्डर बनाता रहूँगा और अपनी चीज़ें एक्सेस कर लूँगा। दूसरी बात आती है app.css हम इसके अंदर बनाते हैं। याद रखना कि जितनी भी हम फाइलें बनाएंगे वो SRC के अंदर बनाएंगे। जितने भी पेजेस, फाइलें या जो भी बनाएंगे जावास्क्रिप्ट की और रिएक्ट की, तो ठीक है, जावास्क्रिप्ट की फाइलें बनाएंगे वो इसी के अंदर होती है, ठीक है। इसके अंदर होती है, इसके बाहर कोई भी फाइल नहीं होती है। क्योंकि यहीं पर रिएक्ट क्या करता है कि इसको एक्सेस कर सकता है, दूसरी जगह एक्सेस नहीं कर सकता। मान लो आपने अगर फाइल पब्लिक के अंदर बना ली तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, एक्सेस नहीं हो पाएगा वो। इसके अंदर हम ना मेन फाइल डालते हैं। जैसे app.css, आपको पता है कि CSS वाली फाइल है जिसमें CSS के रिगार्डिंग कुछ आपकी CSS लिखी हुई है, ये रही, ठीक है। तो हम इसे चेंज कर देंगे बाद में। और यहाँ पर app.jsx से ये मेन फाइल होती है। मेन फाइल मतलब यहाँ पर क्या होता है कि मेन ऐप का जो भी स्ट्रक्चर लिखा जाता है वो लिखा जाता है। हम इसी तरह से ना पेजेस बनाएंगे, ठीक है। इन्होंने क्या कर रखा है, फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट का यूज़ कर रखा है। फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट का यूज़ करने के लिए फंक्शन यूज़ होता है, और क्लास बेस्ड कंपोनेंट के लिए क्लास यूज़ होती है, और उसमें हुक होते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। app.jsx क्या होता है कि एक ऐसी फाइल जिसके अंदर मेन ऐप की यूज़ होती है, तो इसको हम यूज़ करेंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये रहेगी app.js मेन रहती है। ऐसे हम बहुत सारे पेजेस बनाएंगे। बात करते हैं इंडेक्स और CSS। आपको पता चल गया होगा CSS है इंडेक्स की,
मेन डॉट जेएसएक्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल निभाती है। इसके अंदर ना मेन डॉट जेएस के अंदर ऐप हमारा एग्जिस्ट करता है, आप देख पा रहे हैं ऐप इसमें इम्पोर्टेंट। तो जो भी ऐप के अंदर कंटेंट होगा वो मेन डॉट जेएसएक्स के अंदर है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि ये फाइल क्या करती है, ये सॉरी, ये क्या करती है कि ये आपकी index.html से जुड़ी हुई है। ये index.html फाइल है, इससे जुड़ी हुई है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक डिव है रूट। रूट क्या करता है, हम रिएक्ट क्या काम करता है, रिएक्ट करता है कि जो डिव है ना, रूट जिसकी आईडी है उसके अंदर ना हमेशा चेंज होता रहता है। देखो ये चीज़ ना इससे कनेक्ट है, आप अगर ध्यान से देख रहे हो हमारा मॉड्यूल कनेक्ट है मेन डॉट जेएस इससे। हमने क्या कर रखा है कि क्रिएट रूट, एक रूट बना दो कि मतलब ये क्या है, जड़ है एक तरह से। जो भी चेंजेस आपको दिखाई देते हैं ना वो रूट नाम के डिव के अंदर होते हैं, मतलब ये कंट्रोल करता है पूरा रूट। जैसे कि आप देख पा रहे हैं अपनी ये वेबसाइट है, तो इसके अंदर जितना भी ये पार्ट है ना ये एक डिव के अंदर है, ये रूट के अंदर कर रहा है। मैं राइट क्लिक करूँ, इंस्पेक्ट पे क्लिक करूँ और इसको पूरे को सिलेक्ट करूँ तो आप देखेंगे कि ये रूट के अंदर आपको मिलेगा। ये रूट है हमारा, ये सारी चीज़ें आपको रूट में मिलेंगी और बाहर नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो बस हमारा रूट ही जो है, डिव जो है, रूट डिव, वो क्या है, सारा रेंडरिंग कराता है। ये मतलब मेन है। अगर आपने इसे हटा दिया तो आपकी वेबसाइट ना ही दिखेगी ना ही कुछ होगा। तो अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ भी नहीं दिख रहा। देखो क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि इसको रूट नहीं मिल रहा होगा इसलिए नहीं दिख रहा, क्योंकि रूट इसमें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने रूट को ही सिलेक्ट कर रखा है। आप चाहे तो किसी और को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ चाहूँ तो हटा देता हूँ और मैं यहाँ पर अभी देखो यहाँ पर हट गया होगा सारा मामला। सेव करूँगा और यहाँ पे सारा मामला हट गया होगा, ठीक है, चीज़ें हट गया। अगर मैं किसी और को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक डिव बनाया और उसकी क्लास मैंने कुछ दे दी, क्लास, ठीक है। अच्छा ये आगे का, इसको मैं हटाना चाहता हूँ, ये क्लास हो गई और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ क्लास का नाम, ठीक है, ABCD, ठीक है। आप क्लास का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, ये क्लास हो गई, सेव हो गया। अब मैं यहाँ आता हूँ, अच्छा ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, ये चीज़ हटानी है मेरे को, कहाँ गया, चलो कोई नहीं। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है, मैंने एम.जेएस में यहाँ पर बस लिखते हैं आके, क्लास का नाम था ABC और इसको यहाँ पे इस तरह से डॉट रेंडर, ठीक है। हमने यहाँ पे ये काम कर लिया है और यहाँ पर भी मेरा सेव करते हैं इसको, तो सारी चीज़ें वैसे ही दिखनी शुरू हो जाएंगी जैसा आपका हो रहा है। यहाँ पे सेव करते और यहाँ पर भी सेव करते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पर ना ये डॉक्यूमेंट डॉट क्लास ID दे रहा है, तो मैं यहाँ करूँगा, इसको हटाऊँगा, क्वेरी, यहाँ पे लिखूँगा क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है, और यहाँ इस तरह से लिखेंगे और ABC। अच्छा ये मेरे को दिक्कत दे रहा है, इसको देखूँ क्या है। आपको अगर इसकी दिक्कत पता हो, इसको कैसे चेंज करते हैं, तो यार प्लीज़ कमेंट में बताना क्या प्रॉब्लम है, कि मैं किस तरह से इसे चेंज कर सकता हूँ। आ गया, चलो ये मेरा सॉल्व हो गया। ये यूज़ किया है डिलीट की वजह से, कंट्रोल मैंने यूज़ किया डिलीट, ठीक है, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। क्वेरी सिलेक्टर ऑल किया मैंने, यहाँ पे रेंडर लिखा और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉट, ठीक है। डॉट रेंडर क्या कर रहा है, हमारा रेंडरिंग कर रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे CSS है हमारी, वो क्लास है हमारी, तो डॉट लिख देंगे और मैंने यहाँ चेंज कर दिया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मुझे चेंज होना चाहिए। सेव करेंगे, देखो अब यहाँ पर क्या है ना, पहचान नहीं हो पा रही है, तो यहाँ पर रूट एलिमेंट, अब देखो यहाँ पे एरर आ गया होगा कि भाई रेंडर इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि हमारा कोई फंक्शन नहीं होता है इसके अंदर। तो ये इस तरह से काम करता है, मतलब आप समझ में आ गए हो कि मैं इसको चेंजेस इस तरह से नहीं कर सकता, क्वेरी डॉक्यूमेंट और क्वेरी सिलेक्टर की मदद से भी नहीं। अब इसमें क्या है, इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं इसको वापस कर देता हूँ, गेट एलिमेंट रहने देते हैं इसको और मैं इसको चेंज करता हूँ यहाँ से वापस, जैसे पहले जैसे कर रखा था हमने वैसे करते हैं और इसको यहाँ से हटाते हैं
और यहाँ पर इसको वापस कर देते हैं, सेव करते हैं, तो ये वापस आ जाएगा। अब देखो ये बिल्कुल पहले जैसा ही हो गया है। तो ये मेन डॉट जेएस की कहानी थी कि मेन डॉट जेएस ना बिल्कुल आपके इंडेक्स डॉट एचटीएमएल से कनेक्टेड है, इसलिए आपका ये काम चलता है। तो अगर आपने यहाँ से कुछ भी गायब कर दिया, यहाँ से ये गायब कर दिया, तो ये आपका रेंडरिंग करना बंद कर देगा। तो कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो हम इस पर ज़्यादा देखेंगे। फिर हमारी आती है गिट इग्नोर। गिट इग्नोर में हमारी वो सारी फाइलें लिखी होती हैं जो हमें इग्नोर करनी होती है गिटहब पे चढ़ाने से पहले, क्योंकि हमें वो सारी चीज़ें नहीं चाहिए। जैसे नॉन मॉड्यूल जैसी फाइल हमें नहीं चाहिए होती है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, गिट इग्नोर में करते हैं। जब भी हम गिटहब पे चढ़ाते हैं तो क्या करता है गिटहब, ये फाइल क्या करती है, सारी वो चीज़ें फाइलें इग्नोर करती हैं जो नहीं चलानी। जैसे नोड मॉड्यूल वाली फाइल नहीं चाहिए हम, ठीक है, npm debug log नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें कहती है। तो जो भी अगर आपको गिट इग्नोर करानी हो, मतलब इग्नोर करना हो गिट को चलाने के बाद, गिटहब एक मैकेनिज्म है जहाँ पर वेबसाइट के कोडेट्स या किसी भी प्रोग्राम के कोड वहाँ पे डाले जाते हैं, ठीक है। बात करते हैं एसलेट कन्फिग्रेशन। ये कन्फिग्रेशन क्या करती है ना, ये बस चीज़ों को ना, मतलब इसमें कुछ कन्फिग्रेशन है जो ES मॉड्यूल की कन्फिग्रेशन को, जो भी हमारी ES नाम से मॉड्यूल जावास्क्रिप्ट के मॉड्यूल्स होते हैं उनको ये देखती है, टेस्टिंग करती है, चेकआउट करती है, ठीक है। तो इसके बारे में अब ज़्यादा जाने ना तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है फाइल्स और डॉट डॉट, मतलब जावास्क्रिप्ट की फाइल ही ये सिर्फ एक्सेप्ट करता है कि जावास्क्रिप्ट की फाइल हमारी JS से भी हो सकती है और JSX से भी हो सकती है। बाकी ये ब्राउज़र से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसके बारे में अगर आप नहीं जानते तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसे आप इग्नोर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें बस रूल रेगुलेशन लिखे हुए हैं कि रिएक्ट का वर्जन अभी 18.3 हुआ है मेरे में, ठीक है। मैं 19 कह रहा था लेकिन यहाँ पर 18.3 हुआ है, ठीक है। तो ऐसा कुछ मतलब कन्फिग्रेशन के बारे में बताता है। बाकी है आपकी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, इसमें मेन पार्ट आपका निभाता है रूट और ये मॉड्यूल, ठीक है। उससे बाद है पैकेट डॉट लॉग जेसन। ये डुप्लीकेट होता है आपका पैकेट जेसन के अंदर, फाइल के अंदर। पैकेट डॉट जेसन क्या होता है कि आपने क्या क्या इंस्टॉलेशन करनी है, कर रखी है, जितने भी पैकेज का जो हिसाब किताब होता है वो पैकेट डॉट जेसन के अंदर होता है। ये मेन फाइल होती है। मेन फाइल क्यों होती है ये, क्योंकि इसके अंदर लिखा होता है कि आपने क्या क्या इंस्टॉल कर रखा है। 19 कर रखा है, डॉम क्या है 19.0 कर रखा है, ठीक है। इन्होंने ये बता रखा है यहाँ पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, इसके बिना आप ना कोई भी फाइल इंस्टॉल नहीं कर पाओगे, कोई मॉड्यूल का हिसाब किताब नहीं रखोगे कि आपने क्या मॉड्यूल यूज़ किया। मॉड्यूल मतलब फाइल, किसी दूसरे की फाइल जो होती है वो मॉड्यूल होती है जावास्क्रिप्ट की। बाकी रीडमी फाइल है जो अपने लिए बना लेता है, वीट कन्फिग्रेशन है, रीडमी फाइल है कि किस तरह से काम करना है, ठीक है। तो सारी चीज़ें हैं, ये आपका क्या है, ये इन्होंने बता भी रखा है रीडमी फाइल में कि ना हम जो क्या है ना, ये बहुत ज़्यादा फास्ट करता है रिफ्रेशमेंट जो होती है ना रिएक्ट की, वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है इसलिए। और ये वीट की कुछ कन्फिग्रेशन है, हम इसको ना ही जाने तो अच्छा है, ठीक है। बाकी सब फोल्डर के बारे में मैं बता चुका हूँ और आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा। कुछ अगर फोल्डर के बारे में समझ नहीं आया हो तो मुझे यार प्लीज़ बताएं कि कोई बात हुई हो जो इसमें मैं समझाने में असफल हुआ हूँ तो यार बिल्कुल बताएं। बाकी आई होप कि आपको समझ में आया होगा फोल्डर स्ट्रक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।